दोस्तों अगर आप भी यूपी बोर्ड 2024 में परीक्षा देने वाले हो तो 22 फरवरी के पहले ये वीडियो जरूर देख लेना और अच्छे से देख लेना। 100% गारंटी कि आप फेल नहीं होंगे और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करोगे। 500 नंबर आज की इस वीडियो से आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप इस महा मैराथन क्लास को आप आराम से लास्ट तक देखते हो, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हिंदी की पूरी तैयारी, इंग्लिश की पूरी तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम कराने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और अगर हो सके तो लाइक जरूर कर देना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी के पेपर में आपके कुल 14 प्रश्न आएंगे और उन 14 प्रश्न का सॉल्यूशन बाबू आज की इस वीडियो में हम पूरा लेके आए हैं कि आपको कौन से प्रश्न के लिए कौन सा आंसर तैयार कर लेना है और क्या क्या आपको तैयार करके जाना है जो कि 22 फरवरी को आपके पेपर में मिले और आप अच्छे से उसका आंसर लिख ले जाओ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाते हुए हम आपको फटाफट तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न संख्या 1 और 2 में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर का आएगा। बहुविकल्पीय में 10 में 10 लाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप इसे डेली 3 प्रश्न आप तैयार कीजिए। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं डेली तो 10 नंबर लाने से आपको यमराज का दादा भी नहीं रोक सकता। मेरी बातों को गौर से सुनना और देखिए ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3 में यहां से ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न संख्या 3 में आपसे हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। यानी बाबू आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के नीचे आपके प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे, 5 प्रश्न होंगे तो उसके लिए 10 नंबर आपको मिलेगा, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर। अब इस महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको तैयार क्या करना है ये ध्यान दीजिए। देखिए हम आपको यही 3 बता देते हैं, इन्हीं 3 को अगर आप विधिवत तरीके से पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आज ही समझ लो आपका पक्का हो गया। सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहले आपको राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका तैयार कर लेना। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू किनका, राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है उसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका आप राष्ट्र का स्वरूप का आप गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लो। इससे बाहर अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। और अशोक के फूल को पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और भाषा और आधुनिकता। दोस्तों ये 3 ऐसे चैप्टर्स है ना जो हर सेट में लगभग मिलते ही हैं। देखिए अगर राष्ट्र का स्वरूप ना आया तो अशोक का फूल वाला जरूर आएगा और अशोक के फूल वाला भी नहीं आया तो भाषा और आधुनिकता वाला जरूर आएगा। तो इन 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर सेट में होते हैं बाबू। इन्हें अगर आप तैयार कर लिए अच्छे तरीके से ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया, पहला भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए सेम टू सेम प्रश्न संख्या 3 के अकॉर्डिंग प्रश्न संख्या 4 बना है बाबू, ठीक है। जिस तरह से हिंदी गद्यांश आपसे पूछा जाता है उसी तरीके से आपसे हिंदी पद्यांश भी पूछा जाता है। इसके लिए भी बाबू आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब इसके लिए क्या तैयार कर लेना है ये भी हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया। सबसे पहले आप पवन द्योतिका तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पवन द्योतिका, जिसके लेखक है हरिऔध जी, उपाध्याय अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं जिसके लेखक पवन द्योतिका, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद है कैकेयी का अनुताप जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैकेयी का अनुताप हर साल हर सेट में पूछा जाता है। कैकेयी का अनुताप यानी भरत वाला जो चैप्टर है राम और भरत वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना। उसके बाद श्रद्धा और मनु वाला जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों अगर आप तैयार कर लिए ना तो 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। लेकिन एक शर्त है, इसको
अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पवन द्योतिका का हर श्लोक, हर जो पद्यांश है, हर पद्यांश आपको आना चाहिए, उसकी संदर्भ, व्याख्यांश और व्याख्या, और कैकेयी का अनुताप भी आपको आना चाहिए। कहीं से भी अगर आपसे पूछ ले तो आप इसे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख ले जाओ, तभी 10 नंबर आपका क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो पढ़ने के लिए कहूंगा उससे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। इसकी 100% नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 का में। देखिए प्रश्न संख्या 5 का में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। बाबू ध्यान से समझना। देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय आपको 3 दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक ही करना होगा। तो इसके लिए हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय आपको सिर्फ अगर आप यही 2 तैयार कर लेते हो तो काफी है। अगर आपके पास टाइम बचता है ना तो आप ये भी तैयार कर लो। तो तैयार क्या करना है ये ध्यान दीजिए। पहले तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर सेट में आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर सेट में पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इन दोनों का अगर ना आया बाय चांस तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जरूर आएगा। तो इन तीनों को अगर आप तैयार कर लेते ना बाबू तो 5 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। मेरी बातों को गौर से सुनना। उसके बाद देखिए कवि का साहित्यिक परिचय आपको प्रश्न संख्या 5 के खा में पूछा जाता है। कवि का साहित्यिक परिचय, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस 5 नंबर के लिए बाबू आप इन्हीं 3 का अगर तैयार कर लेते हो ना तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गया। आज ही पक्का कर लो, लिख कर रख लो, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर इन्हीं तीनों को आप अगर तैयार कर लेते हो। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा जाता है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी परिचय के मोहताज नहीं है जयशंकर प्रसाद जी। सब लोग हिंदी पढ़ने वाला जयशंकर प्रसाद को जरूर जानता होगा कि ये कितने बड़े लेखक हैं। हर सेट में हर क्लास में इनका कोई ना कोई पाठ होता ही है। तो जयशंकर प्रसाद का आप तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको लिए चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 भी क्लियर हो गया, 6 भी क्लियर हो गया, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो बाद में पीडीएफ मांगेंगे कमेंट करके। देखिए बाद में कोई सुनता नहीं, तो इसलिए आज ही इसका पीडीएफ आप ले लो, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक पीडीएफ बनाने वाला ऐप आता है, उससे आप इसकी फाइल बना लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका हो गया, उसके बाद इसका ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 6 पर, ठीक है दोस्तों। अब आई गए हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहानी का सारांश पूछा जाएगा, यानी बाबू आपको 2 कहानी दी जाएगी, उन्हीं दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को लिखना होगा। उसमें आपसे पूछेगा कि कहानी का सारांश लिखिए या फिर कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब इसके लिए कौन सी कहानी तैयार करना है ये भी हम आपको बताते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाबू। ध्यान से आराम से बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। देखिए यहां पर आप यही 2 कहानी सिर्फ तैयार कर लीजिए। मैं 100% गारंटी नहीं बल्कि 1000% गारंटी के साथ कहता हूं कि पंचलाइट के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। 6 नंबर आपका आज ही पक्का हो गया। पंचलाइट और बहादुर, देखिए ये 2 आप तैयार कर लीजिए, इन दोनों के बाहर कोई भी आने वाला नहीं है। तो 6वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। इसमें आपको यही 2 कहानी तैयार करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 पर लिए चलते हैं बाबू। इसमें क्या पूछा जाएगा ये देखो। देखिए अपने जिले का खंडकाव्य वाला प्रश्न आपको लिखना है। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, आपको खंडकाव्य ढेर सारे दिए जाएंगे, 10-15 खंडकाव्य दिए जाएंगे। उस खंडकाव्य में से ना एक खंडकाव्य का आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी किसी ऐसे खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना होगा जो आपके जिला में चलता हो। तो खंडकाव्य कितने पूछे जाएंगे अभी दिखाता हूं। देखिए
अपने जिले का खंड काव्य यानी श्रवण कुमार, रश्मिरथी, मुक्तयज्ञ, त्यागपथी, अशोक के फूल, सत्य की जीत, ये सब खंड काव्य आपके बुक में है। मेरी बातों को गौर से सुना, लेकिन उसमें से आपको उसी खंड काव्य का आंसर देना है अपनी किताब कॉपी में, जिस खंड काव्य का आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। जिस खंड काव्य को आपके जिले में पढ़ाया जाता हो उसी खंड काव्य को आपको उसका आंसर अपने कॉपी में लिखना है। अब इसे पता कैसे करेंगे? आपकी बुक में जहां श्रवण कुमार का पाठ शुरू होता है खंड काव्य का, उसके ऊपर दिया रहता है कि इतने जिलों के लिए निर्धारित है। और अगर ना समझ में आए ना तो अपने क्लास टीचर से, जो हिंदी के टीचर उनसे पूछ लो। और अगर इससे भी ना समझ में आए ना तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, हम सब कुछ बता देंगे बाबू। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी। अब देखिए, सातवां प्रश्न भी क्लियर हो गया, छठवां भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 का वाले खंड में बाबू आपसे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद करने के लिए कहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है अभी हम आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से, यानी 2 गद्यांश बाबू आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का, किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद लिखिए। इसमें प्रसंग कुछ नहीं होता बाबू, यानी आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें लेखक का भी नाम नहीं होता, संदर्भ में भी सिर्फ पाठ का नाम लिखना है और अनुवाद में जो संस्कृत रहेगा उसको हिंदी में लिख देना है। बहुत ही आसान है और नंबर आपको बाबू बहुत ढेर मिल रहा है। 7 नंबर का ही पूछा जाएगा, करना कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे बाबू। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या तैयार करना है अभी हम आपको दिखाता हूं। देखिए, संस्कृत भाषाएं महत्वम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक ना एक पैराग्राफ हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो अगर विश्वास नहीं होता। मेरी बातों को गौर से सुनना। देखिए, संस्कृत भाषाएं महत्वम वाला जो चैप्टर है ना, हर सेट में बाबू मिलता है, तो इसलिए इसको आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गद्यांश और एक पाठ वाला गद्यांश और भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, महामना मालवीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों को अगर आप सिर्फ तैयार कर लेते हो ना तो बाबू मैं गारंटी नहीं से कह सकता हूं कि 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और लिखने के तरीके को आप, जो लिखने का तरीका है, अगर आपका डाउट है कि मैं अच्छे तरीके से लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अब इसी पर हम लगे हुए हैं कि इन सभी प्रश्नों को एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरा बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए, 8वां का प्रश्न क्लियर हो गया। अब 8वां का खा में बाबू आपसे देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत का श्लोक दिया जाएगा, यानी आपको एक श्लोक, 2 श्लोक दिए जाएंगे। उन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा, जिसमें आपका सुभाषी रत्नानी आप तैयार कर सकते हैं और जातक कथा। देखिए, सुभाषी रत्नानी एक श्लोकों का भंडार है, इसमें इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ आप सुभाषी रत्नानी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, एक एक श्लोक को चुन चुन कर पढ़ लीजिए, आपको किसी और लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जातक कथा को पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर आपको यही देखिए, संस्कृत में यही 4 लेसन आप तैयार कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। 14 नंबर बाबू आपका कौनो एग्जामिनर काट नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। देखिए, इस 14 प्रश्न आप, इस 14 नंबर का जो प्रश्न है इसके लिए आपको सिर्फ यही 4 पाठ पढ़ने हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। अब 9वें प्रश्न में बाबू आपसे मुहावरा और लोकोक्तियां पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का आपका होता है मुहावरा। अब मुहावरे के लिए क्या तैयार करना है वो भी हम बताते हैं। इस सब पोथी पत्रा जब लेके आए ना तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, यहां पर इस सारा पोथी पत्र का है। अब इसमें से अब आपको बताते हैं कि मुहावरा में क्या तैयार करना है। देखिए, मुहावरा क्या होता है एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए, जब किसी काम में किसी को दिक्कत लगती है तो क्या होता है,
देखिए, जब किसी कोई काम होता है या फिर कोई मैटर होता है जिसमें कुछ गड़बड़ लिखती है तो क्या कहते हैं, दाल में कुछ काला है। ठीक है, ये आपने सुना होगा अक्सर। तो ये मुहावरा है आपका, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, उसके बाद देखिए, टकासा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना। आप किसी से कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, वो साफ आपसे मना कर देता है तो वही हो जाता है बाबू टकासा जवाब देना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, नमक मिर्च लगाना, ये भी बहुत ज़्यादा मुहावरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद तलवार की धार पर चलना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आंखों का तारा होना यानी बहुत अधिक प्यारा होना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे अपने माँ के आंखों के तारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो वाक्य प्रयोग है ये भी हो जाएगा। और ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत ही कम। ठीक है, उसके बाद पापड़ बेलना, बहुत ही प्यारा और पॉपुलर मुहावरा है पापड़ बेलना। दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, टकासा जवाब देना और दांतों तले उंगली दबाना। ये सब जो मुहावरे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और ये आसान से भी मुहावरे हैं और कभी भूलेंगे नहीं ऐसे मुहावरे ये हैं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो 2 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। जब 14 नंबर क्लियर हो जा रहे हैं तो 2 नंबर काहे नहीं क्लियर होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 10 पर। अब 10 में आपसे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। अब ई कौन बला है, ये हर साल नहीं बल्कि अब की साल से जो संधि विच्छेद था उसको हटाकर अपठित गद्यांश और पद्यांश कर दिया गया है, जो उनकी बहुत ही आसान है। यानी बाबू आपको अनसीन पैसेज एक ठो दिया जाएगा, जो इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, जानते हैं ना उसको। उसी तरीके से अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जिसको आप पढ़े नहीं है, उसके नीचे उसके जिस तरह से देखिए हिंदी में गद्यांश होता है ना, उसी तरह से एक आसान सा गद्यांश आपको दिया जाएगा। उसके नीचे 4-5 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिएगा, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है अपठित गद्यांश, यानी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन का आपको उत्तर उसी गद्यांश में से छाट कर लिखना होगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना, तो 5 नंबर के लिए आपको मिल जाएंगे। तो 10वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब देखिए, लिए चलते हैं बाबू आपको प्रश्न संख्या 11 पर। अब देखिए 11 में खिचड़ी है, काव है। देखिए इसमें शब्द योग में आपसे पूछा जाएगा, एक शब्दों के 2 शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछा जाएगा और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। यानी 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर 8 नंबर आपको मिल जा रहा है प्रश्न संख्या 11 से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, शब्द युग्म में, फिर 1 शब्दों के 2 शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। अब इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या तैयार करना है। सब कुछ लेके आए बाबू, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखो है पोथी पत्रिका, अब इसमें दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले शब्द युग में देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो हर साल आता है वह है अंबुज और अम्बुद, हर साल हर सेट में देखने को मिलता है बाबू। ठीक है, तो एक आप तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पथ और पंथ, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनल और अनिल और सरवण सरमण, पुरुष परुष, व्यसन वसन व्यसन, मेघ मेत, ये जौन शब्द युग में लेके आए बाबू ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए शब्द युग मतलब अंबुज और अम्बुद का, इन दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। अब इसके बीच में और लगा होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पर डैश लगा है इसके बीच में और लगा होगा, तो इस तरीके से होगा, इसका आंसर लिखना होगा। सब कुछ हम आपको बताएंगे बाबू, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए एक शब्दों के 2 अर्थ, यानी एक शब्द होगा उसके 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंबर, फिर अली है, फिर पतंग, कनक, पट, विधि, कर और नाग। ये जो तैयार कर लेते हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं ना, तो एक शब्दों के 2 शब्द 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा बाबू। तो आपको
शब्द युग में ए तैयार कर लीजिएगा, एक शब्दों के दो अर्थ में ए तैयार कर लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, और इसका लिया था कि नहीं लिया था मुहावरा वाला, ये भी ले लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद कहा गया अनेक शब्दों के, देखिए उसके बाद क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें क्या क्या तैयार करना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। बाबू ध्यान से पढ़िए, अब घबराने की जरूरत नहीं है, और आप जी जान से अब मेहनत करिए, क्योंकि समय एक एक दिन अब आपका कटता जाएगा, क्योंकि 22 फरवरी इतनी जल्दी आएगी बाबू ना कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ना आप तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू कर दो, और हम आपके साथ हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द में सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसे कोई जीत ही ना सके उसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहते हैं, अजीत कहते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और उसके बाद देखिए जो आंखों के सामने हो, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी कल्पना ना की जा सके, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो आंखों के सामने हो, और जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मूल्य ना हो, और जो कभी ना भरे। अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या तैयार करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे कोई जीत ही ना सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो आंखों के सामने हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, और जो कभी ना मरे, अमर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तैयार कर लेना, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बिल्कुल भी एकदम बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य, यानी कुछ ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जो कि अशुद्ध होंगे, उनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो जैसे किस तरीके से दिया जाएगा ये ध्यान दीजिए। जैसे दे दिया जाएगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाती नहीं है। यहाँ पर अध्यापक क्या है, अध्यापक पुरुष है, ना कि महिला है। तो पुरुष के लिए क्या होता है, रहा है और रहता है, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, रही है, तो इसलिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। तो यहाँ पर अगर अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अगर इस तरीके से होता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पर है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो ये बाबू गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। उसके बाद देखिए क्या है, तुमने क्या पढ़ रही हो, ये भी गलत है। यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो, ये सही वाक्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना। उसके बाद देखिए तुम कुर्सी पर बैठा है, ये भी ससुरा गलत है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो ग्रामर प्रश्न में क्या तैयार करना है, देखिए सबसे पहले शब्द युग में तैयार कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एक शब्दों के दो अर्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द, इसका भी जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद अशुद्ध वाक्य, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये जो ग्रामर प्रश्न है ये बिल्कुल प्रैक्टिस पर आधारित है। जितने ज़्यादा आप इसके प्रैक्टिस करेंगे ना बाबू, उतने ज़्यादा आपको याद होगा। तो प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामर में। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ग्रामर प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या बाबू 12 पर। अब 12 में आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा, जिसके लिए बाबू आपको 6 नंबर मिलेगा। अब इस 6 नंबर के लिए क्या क्या तैयार करना है वो भी बताता हूं। घबराते काहे हो, जब ये सब पोथी पत्रिका अपने पास है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखते हैं कितना है, रात भर जाग जाग के वीडियो बनी है कल, क्योंकि कल ही टाइम टेबल आया और हमने सोचा कल ही हिंदी वाली वीडियो बना दे, ताकि जितने भी स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं वो सब तैयारी में लग जाएं। ठीक है, अब देखिए 12वें प्रश्न में रस सबसे पहले पूछा जाएगा, फिर छंद, फिर अलंकार। रस में आप वीर रस तैयार कर लो, हास्य रस और करुण रस। इससे बाहर कौनो रस आपका आने वाला नहीं है। और उसके बाद देखिए छंद आता है। अब छंद में आप दोहा तैयार कर लो और चौपाई तैयार कर लो। इन दो अगर आप तैयार कर लेते हो, दोहा तैयार कर लेते हो और चौपाई तैयार कर लेते हो, तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है। कुल मिलाकर 6 नंबर वाली
चॉइस से मिलता है। ठीक है, तो आपको रस में वीर रस, हास्य रस, करुण रस तैयार करना है और छंद में दुआ और चौपाई तैयार करना है। और देखिए उसके बाद अलंकार में रूपक तैयार कर लीजिए, उत्प्रेक्षा, और अगर टाइम मिले तो अनुप्रासों तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना तैयार कर लीजिए ना जितना हम बता रहे हैं ना बाबू, तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाए ना तो फिर आपकी गलती है, हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं देना। पेपर उठाकर आप देख लेना, अगर क्वेश्चन ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर देना उसी वक्त हमारे चैनल को और चले जाना कहीं और। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहला पेपर हिंदी का होगा, तो हिंदी का पेपर पहला होगा। तो हिंदी का अगर आप पेपर जिस तरीके से लिखेंगे उस तरीके से अगर आपका गलत होगा तो आप, अगर आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब देखो बाबू प्रश्न संख्या 12 भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं ना प्रश्न संख्या 13वां पर, जिसमें बाबू आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, जेके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। अब एप्लीकेशन कौने कौन टॉपिक पर लिखना है ये तो देख लो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में यही तैयार करके जाओ और यही आए। और इसकी गारंटी है बाबू, जो जो हम बताएंगे ना वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वीडियो ना बाबू ऐसे नहीं लिखकर बना दी गई है, इससे देखिए इसमें क्या क्या किया गया। अभी तक जो वीडियो नहीं आ रही थी ना, इसका कारण यही वीडियो है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि 3 दिन में एक वीडियो बनाते हो तो कैसे हम पास होंगे। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में ना कोई एक दिन का समय नहीं लगता, इसमें हजारों रिसर्च करने पड़ती है, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ता है, तब जाकर वीडियोस बनती है। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना। अब लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पत्र लेखन है ना वो क्या है, अपने गांव की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपके गांव की जो सफाई होती है ना, अपने गांव की सफाई कराने के लिए जो आपका नगर निगम है उसको एक एप्लीकेशन लिखो कि हमने गांव में सफाई करवाई दो ना, बहुत ही ज्यादा कचरा इधर उधर फैला है। तो तब जाकर नगर निगम आपके प्रार्थना पत्र को देखेगा, उसके बाद आपके गांव की सफाई हो जाएगी। तो गांव की सफाई करने के लिए नगर निगम को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। कैसे लिखना है ये आप देख लेना, अगर नहीं समझ में आना तो कमेंट करना, तुरंत वीडियो बनाकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र। यानी बैंक में बाबू आपको जब जाते ना, जब देखिए क्लास 9th में आपका जब वजीफा जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जब आप आ रही थी आपकी, तो उसके लिए आपने खाता खुलाया था ना बैंक में, तो उसी खाता खुलवाने के लिए एक शाखा प्रबंधक को एक एप्लीकेशन दिए थे। उसी एप्लीकेशन को आपको अपनी भाषा में लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। यानी अगर आपको एक छोटा मोटा बिजनेस करना है ना तो उसके लिए आप शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए कि हमको एक तो बिजनेस करना है, उसके लिए हमको कुछ उधार चाहिए, कुछ लोन चाहिए, वही आप हमको दिला दीजिए। वही होता है शाखा प्रबंधक को कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र। ठीक है, तो इसमें क्या तैयार करना है, सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए अपने गांव की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र। उसके बाद तैयार कर लीजिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र। उसके बाद तैयार कर लीजिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र। यही 3 अगर आप तैयार करके गए ना बाबू, तो ध्यान से सुनना, मेरी बातों को याद रखना, आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। लेकिन इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ याद करके छोड़ दो, इसको पेपर में लिखना भी पड़ेगा बाबू। ऐसा नहीं सिर्फ याद कर लो और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख कर जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज्यादा ये आपका मजबूत होता जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए अब लिए चलते हैं बाबू एकदम लास्ट वाले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर देने वाला प्रश्न है। सिर्फ आपको लिखना है इतिहास की तरह, जिस तरह इतिहास में हेडिंग देखते ना कितनी लंबी लंबी होती है, उसी तरीके से आपको इसको लिखना है। अब निबंधवा कहाँ गया इसको खोजते हैं। देखिए इतना सारा कागज लिखे आए हैं, अब इसमें निबंध कहीं खो गया है। निबंध ससुरा मिल नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ मिल गया।
अब देखिए महत्वपूर्ण निबंध आपको क्या क्या तैयार करना है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें 2 निबंध जो कि गवर्नमेंट ने जोड़े हैं, वो कौन कौन से निबंध है, ये सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो कि सरकार ने जुड़वाए हैं। देखिए भारतीय चंद्रयान 3 इस पर आना कंफर्म है। उसके बाद अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आने वाला ही है। हर साल, अब पिछले वर्ष आया था, उसके बाद कभी इसका नामो निशान नहीं इतिहास में कि आजादी का अमृत महोत्सव कैसे क्या होता है, इस पर निबंध। तो इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसमें देखकर लिख लेना। उसके बाद देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी से आजादी। दोस्तों ये जो निबंध मैं आपको बता रहा हूं ना, आतंकवाद की समस्या और समाधान, हर सेट में आप देख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा। और बाढ़ की समस्या और समाधान, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेरोजगारी से आजादी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजादी का अमृत महोत्सव, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, इतना सारा अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे चूरन रहे जो आपको हम खिलाए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सब चूरन खा लेते हो ना, तो एग्जाम में धड़ाधड़ नंबर फोड़ोगे। तो इसलिए ये सब चूरन आप गट से खा लो। उसके बाद देखिए इतने सारे चूरन थे, अब कुछ और नहीं है, तो आप इनको तैयार करके जाइए और 100 में 95% खींच कर लाइएगा। मेरी बातों को ध्यान में रखिए, 100 में 95% छीन कर लेकर आइएगा एग्जामिनर से। अगर आप देखिए लिखे रहेंगे, आपकी कॉपी भरी रहेगी, तो एग्जामिनर बेचारा मजबूर हो जाएगा नंबर देने पर। देखिए एग्जामिनर से, बहुत सारे एग्जामिनर से बात हुई है, वो बेचारे ऐसे नहीं होते कि किसी को नंबर ना दे, लेकिन बहुत ही मजबूर होकर वो नंबर नहीं देते। कब नंबर नहीं देते? जब कॉपी में कुछ लिखा नहीं होता, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, किसी का भविष्य खराब ना हो। लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, आप हवाई में पास होने के चक्कर में मत रखिए कि बिना पढ़े कैसे पास हो, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ भी उखड़ने सफरने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को आप अगर समझ गए होंगे तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखिए दोस्तों, तैयारी को हम एकदम आसान बना दिए हैं आपको। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो बोर बिल्कुल भी नहीं होगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। जब आप लाइक करते हो तो दिल से सुकून मिलता है दोस्तों। और प्यारा सा एक कमेंट करके चले जाना, ताकि हमको और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा, सबसे पहले यही कमेंट करना मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 2 मार्च की तैयारी, पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी होने वाली है दोस्तों। इंग्लिश का पेपर आपका 2 मार्च का होगा। 2 मार्च की पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी होगी। 100 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% गारंटी की यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के 2 मार्च की परीक्षा में आएंगे। इसकी गारंटी कैसे? क्योंकि ये पेपर, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। एक नंबर भी आपका नहीं करने दूंगा, क्योंकि हमने ले लिया है अब नंबर दिलाने का, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश का पेपर 2024 वाला हिंदी से भी आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको भी 2 मार्च को सब धुआं करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और इस वीडियो में जो बताया जाए उसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 2 मार्च को आप 100 में 100 नंबर पूरा फोड़ कर आओगे। सिर्फ इतना आपको पढ़ना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुल 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और उन 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाबू आज के इस वीडियो में पूरा हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। बात समझ रहे हैं? तो 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसमें करना क्या रहेगा, ये ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिस
जिसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। अब उन पांचों क्वेश्चन के अगर आप आंसर सही से देते हो तो 3 × 5 = 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात यहां पर अटकती है कि अनसीन पैसेज कहां से तैयार करें, कौन सा अनसीन पैसेज तैयार करके जाए जो बोर्ड परीक्षा में आए, उसे हम लिखकर अपना नंबर स्कोर करें। तो देखिए दोस्तों, अनसीन पैसेज ये वही बता सकता है ना जो पेपर बनाया होगा। तो अनसीन पैसेज को हल करने की एक ही ट्रिक है कि आप बराबर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप किसी एक अनसीन पैसेज को चाहे मॉडल पेपर, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर या अपनी बुक से उठाइए, फिर उसे अपने आप हल करिए। उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को हल करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के अनसीन पैसेज आते हैं और उससे आप सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो अनसीन पैसेज की एक ही ट्रिक है कि आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, एकदम आसानी से मिल रहा है 15 नंबर बिना किसी मेहनत के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया 15 नंबर वाला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल राइटिंग, यानी आपको 3 आर्टिकल दिया जाएगा बाबू। उन तीनों में से किसी एक आर्टिकल को लिखना होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल रहा है। अब इस 10 नंबर के लिए हम आपको बताते हैं सिर्फ यही 3 आर्टिकल आप तैयार करके जाइए, गारंटी है कि इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग आप देख लीजिए, जिसमें सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल क्या होता है इसके एक प्रॉपर वीडियो हम आपको देंगे। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनी हैं, उन्हें आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2023 में भी पूछा गया था, अब की बार 2024 में भी पूछा जाएगा। इसके 99% चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसी को घुमा फिरा कर आपसे गेम वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ लिखना है उसी तरीके से गेम वैल्यू को लिखना है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू, दूसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। पॉल्यूशन पर सबसे पहले तैयार करना है, फिर प्रॉब्लम इन इंडिया। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपसे पूछ सकता है पॉल्यूशन पर या फिर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो आप इसे विधिवत तरीके से पढ़ लीजिए कि कहीं से भी पूछा जाए ना आप उसे आराम से लिखते चले जाओ। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर का आर्टिकल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। एम ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर आपको बाबू आर्टिकल तैयार करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश पर वीडियो बनाइए, तो इंग्लिश पर वीडियो आ गई है, इसे अपने हर दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा आर्टिकल जो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। ये भी 2023 के पेपर में आया था। वोमेन्स सेफ्टी इन इंडिया 2023 के कई सारे सेट में आया था, वोमेन्स सेफ्टी इन इंडिया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, आजादी का अमृत महोत्सव, ये हिंदी के हर पेपर में निबंध बनकर आया था, तो आप इस पर भी तैयार कर लेना। आजादी का अमृत महोत्सव हिंदी में तो आपको तैयार ही करना है, इंग्लिश में भी आप इस पर आर्टिकल तैयार कर लेना। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस बहुत सी ज्यादा है इसके पूछे जाने के, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव। अब देखिए दोस्तों, यही इतने सारे अगर आप आर्टिकल तैयार कर लेते हैं ना तो इससे बाहर एक भी आएगा नहीं और 10 नंबर आप फोड़ कर आओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में क्या आपको तैयार करना है ये ध्यान दीजिए, ये भी बाबू आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 10 10 20 और 15 35 नंबर तो आपके यहां से क्लियर हो गए सिर्फ 3 प्रश्न से। अब इसमें देखिए क्या तैयार करना है ये ध्यान दीजिए। देखिए लेटर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके सामने लिखा हूं, क्या
पहला लेटर इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि अपने एक जिला अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर देर रात तक बजते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, आपको एक डीएम साहब को पत्र लिखना है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, रात को लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर आप बैन लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे में आपसे पूछा जाता है राइट ए लेटर। देखिए दूसरा जो लेटर आपको तैयार करना है वो कौन सा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो योर कंसर्न ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर को आप एक पत्र लिखिए जिसमें बताइए कि आपके लोकेलिटी यानी आपके एरिया में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी जो पानी की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है और पानी की आपूर्ति बार बार टूटती है, यानी पानी अच्छे तरीके से हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंच पाता। तो इसको आपको किसको पत्र लिखना है, नेशनल डेली शो योर कंसर्न यानी एडिटर यानी पत्रकार को लिखना है, ताकि पत्रकार जब उसको अपने पेपर में प्रकाशित करेगा तो बहुत से ऊंचे अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा लेटर आपको कौन सा तैयार करना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग टू स्पेट क्राइम बाय टीनेजर्स। यानी आपको एक पत्रकार को एक और पत्र लिखना है किसके बारे में, रिगार्डिंग टू स्पेट क्राइम बाय टीनेजर्स यानी किशोरों द्वारा जो अपराध बहुत ही तेजी से हो रहे हैं उन पर आपको क्या करना है, एक्शन करवाना है। किससे होगा ये, आप जब आप पत्रकार को लिखेंगे तो पत्रकारों द्वारा एक बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचेगी। बात समझ रहे, तो आपको यही 3 लेटर आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5वें में आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां से आपका 20 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपकी लेकर आएंगे, सबको एक साथ बताएंगे कि कहां से 20 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें आप तैयार कर लीजिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, करेक्ट और करेक्ट जो होता है उसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें पर आपको लिए चलते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। इसमें ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जिसके लिए बाबू आपको 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि आप ये तैयार कर लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये सब फंसाने वाली बातें दोस्तों, हम बिल्कुल भी आपको फंसा नहीं रहे हैं। देखिए हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेशन वही बता सकता है जो पेपर बनाया हो। तो हमने तो पेपर बनाया नहीं, जो पेपर बनाया है वही बताएगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन का एक ही ट्रिक है, आप इसे तैयार बराबर आप इसका जो प्रैक्टिस है उसे करते रहिए, इससे 6 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए बाबू आपको 8 नंबर मिलते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे 2 लिखने के लिए कहेगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर कुल मिलाकर 8 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि 7 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 15 नंबर आएंगे। ये कहां से आएंगे, प्रोज से आएंगे। अब इसमें तैयार कौन कौन से लेसन करना है ये ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए सिर्फ ये 3 तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। देखिए सबसे पहला जो है द लास्ट लेसन, डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, ये 3 अगर आप तैयार कर लिए, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते उन सभी क्वेश्चन को आप रट डालिए, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्रोज का आपका काम खत्म हो जाएगा इसी 3 लेसन से। देखिए दोस्तों शुरुआत के 3 लेसन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए दोस्तों अगर
दो प्रश्न आपसे, तीन प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो दो प्रश्न इन तीनों में से किसी एक में से पूछे जाएंगे और जो एक प्रश्न होगा वो कहीं 20 से उठाएगा, तो इसलिए आपको दो ही करना होगा, तो दो ही यहां से आपका मिल जाएगा, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द लास्ट रिलेशन, डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, इसको आप तैयार कर लीजिए। 15 नंबर आपका बाबू कहीं नहीं जाने वाला। देखिए सबसे पहले क्या करिए, द लास्ट रिलेशन के 60 ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसके भी 60 ऐसे टाइप क्वेश्चन और इसके भी 60 ऐसे टाइप क्वेश्चन, और इसे एक अलग कॉपी में लिखते जाइए। ऐसा नहीं सिर्फ आप रटते रहिए बैठकर, ऐसा नहीं, लिख कर आप याद करेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर आप इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो 15 नंबर बाबू आपका बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बाबू बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। द लास्ट लेसन और डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों को विधिवत तरीके से पकड़ लीजिए। इनके क्वेश्चन को जैसे आप याद करिए उसे एक अलग कॉपी में लिखते जाइए। इससे क्या होगा, जब बोर्ड एग्जाम के 2-3 दिन बचेंगे ना, तो उस समय ज्यादा आपको लिखने भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बात समझ रहे क्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए आगे आपका जो पोएट्री आ गया उससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए 1 स्टैंजा एंड क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो, यानी आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा बाबू, उसके नीचे आपके क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन का अगर आप सही से आंसर दोगे तो आपको बाबू 6 नंबर मिल जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको क्या क्या तैयार करना है। यही 3 अगर आप तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, अगर आप तैयार कर लिए ना, तो 6 नंबर बाबू एग्जामिनर की हाथ में से आप छीन लोगे। कैसे, आप मेरी बातों को गौर से सुनना। सबसे पहले आप माय मदर एट 66 को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, आप इन अच्छे तरीके से अगर आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स को आप विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं आपको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी आपके 6 नंबर मिलेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, माय मदर एट 66 से कहीं से भी अगर आपको स्टैंजा दे दिया जाए तो आप उसे हल कर ले जाओ। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कहीं से भी पूछ लिया गया तो इसे आप हल करिए। कीपिंग क्वाइट में कहीं से भी पूछ लिया गया तो आप उसे हल कर ले जाओ। इस तरीके से तैयारी करोगे तब 100 में 100 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बातें करने से या फिर जो बता रहा हूं उसे रटने से 100 नंबर नहीं आने वाले। जो चीजें बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं उससे आप फॉलो करोगे तब आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 3 चैप्टर्स हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं सिर्फ आप इन्हें देख कर रख दो, इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि द लास्ट लेसन में कहीं से भी अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पुट अप किया जाए उसका आंसर आप तुरंत फटाक से अपने शब्दों में दे ले जाओ। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और बाकी इन सबको हम आप इस वीडियो के बाद सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बताकर बंद कर देंगे। इन द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द लास्ट स्प्रिंग, इन सब की पूरी तैयारी आपको फुल वीडियोस में मिलने वाली है। बस अभी आप समझिए चीजों को कि किस तरह से कहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे। बात समझ रहे हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न भी समाप्त होता है। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 10 पर। दोस्तों आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिस पर आपको सेंट्रल क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। 7 हम बोल रहे हैं, सॉरी बहुत दिल सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, जिसके लिए 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अब 4 नंबर कहां से मिलेगा, क्या पढ़ने से मिलेगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 में तैयार किया उसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। देखिए एक कलम भी खराब हो गई, दूसरी कलम खोजते हैं, कहां है कलम, ठीक है। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 9 में जिस तरीके से आपने इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ाना है उसी तरीके से इनके सेंट्रल आइडियाज को आपको पढ़ना है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा और 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा बाबू। ठीक है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। कोई भी टीचर आपकी स्कूल में भी इस तरीके से नहीं बताया होगा जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले माई मदर एट 66 का तैयार कर लीजिए, कीपिंग क्वाइट का तैयार कर लीजिए और ये थिंक ऑफ ब्यूटी। यही 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार करके गए ना तो मैं बाबू गारंटी के साथ बोलता हूं कि 4 नंबर आपके बाबू कहीं नहीं जाएंगे, एग्जामिनर खुश होकर बाबू आपको नंबर देगा। तो 10वें प्रश्न में आपको इन्हीं 3 के सेंट्रल आइडियाज को तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम प्रोज का है। जिस तरीके से प्रोज आपसे पूछा गया था उसी तरीके से सप्लीमेंट्री भी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम है, नंबर भी सेम है, कितने क्वेश्चन भी आएंगे ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी प्रोज यानी सप्लीमेंट्री ये दोनों अब बराबर हो चुके हैं। बहुत ही आसान पेपर आएगा। आपने देखा ना जिस तरीके से हिंदी का पेपर एकदम थोड़ा कठिन है लेकिन इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान है। इसमें जो 25 नंबर के ग्रामर के हैं ना इसी में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये एकदम थोड़ा लिखकर याद करके लिखने की जरूरत है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसमें 15 नंबर आप कैसे लाएंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा जाएगा जिसके लिए 8 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 4 नंबर के, कुल मिलाकर 8 नंबर आएगा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन से। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको 7 नंबर मिलेगा, कुल मिलाकर 15 नंबर इससे आएंगे। अब देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये सप्लीमेंट्री से आएंगे। अब इनके लिए बाबू आपको तैयार क्या क्या करना है ये ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, देखिए 15 नंबर की पूरी तैयारी इन्हीं 3 चैप्टर से हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। कैसे? देखिए द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि एक भी नंबर आपका छूटने ना पाए। देखिए दोस्तों 3 नंबर इसमें पूछे जाए, 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 इसमें करना होगा और 1 इसमें करना होगा। अब क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाएंगे इन चीजों को आप समझिए। देखिए दोस्तों द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, 2 क्वेश्चन यहां से आना बिल्कुल कंपलसरी है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी मॉडल पेपर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख लो, शुरुआती के 3 लेसन के क्वेश्चन उनमें सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये सब रिसर्च करने पर पता चलता है, ऐसा नहीं पता चलता। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी मॉडल पेपर को आप उठाकर देखिए, उसमें शुरुआती के 3 लेसन जो होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें बनानी पड़ी है। ठीक है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए अगर आप इनको तैयार कर लेते हो जितना मैं बता रहा हूं तो 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और देखिए इस वीडियो के बाद अब इसका सॉल्यूशन एक एक करके मिलेगा शुरुआत से। सबसे पहले अनसीन पैसेज को बताएंगे, फिर आर्टिकल, फिर लेटर, इस तरीके से हम आपको बताते चलेंगे हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं सिर्फ आपको ये वीडियो दे दिया उसके बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, ऐसा नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने का हमारा संकल्प हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 12वें नंबर पर आपकी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो समाप्त होता है। इस वीडियो में आप इतना पढ़ लेते हैं जितना आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, बताया है, तो बोर्ड एग्जाम में 90% से आप नीचे नहीं रहोगे। लेकिन बाबू आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ हवाई फायरिंग करने से नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, और देखिए चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। बस
इन प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 100% गारंटी है कि फिजिक्स में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। 2024 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देखने वाले हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है और इसके प्रकार को आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? वैद्युत आवेश एवं इसके प्रकार। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक भी है, क्या है? कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला जो कि आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वान डे ग्राफ जनित्र, जिसको आपको फिगर की मदद से समझाना होता है। कभी कभी चित्र दे देता है और कभी कभी नहीं देता। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वान डे ग्राफ जनित, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक। उसके बाद आपको तैयार करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित व्यंजक। उसके बाद आता है अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विभव मापी सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ओम का नियम। बहुत ही हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम। उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम या फिर एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आजकल ट्रांसफार्मर कुछ ज्यादा ही जल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी आपसे देखिए, ये सब जो चीजें, लेंज का नियम हो गया, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये सब सरल है, इनको आप एक बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्वप्रेरण हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। उसके बाद देखिए निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा, सूत्र, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों तैयारी ऐसी करिए ना कि कहीं से भी अगर पूछ लिया तो आप उसका उत्तर आराम से दे ले जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, हर साल पूछा जाता है 2 से 4 नंबर में गॉस की प्रमेय। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए देखते हैं कि आगे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद आता है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है। वैद्युत विभव क्या होता है और या फिर वैद्युत विभवांतर, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर
वैद्युत विभव का सूत्र। ये निगमन आपका हो सकता है, डेरिवेशन इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसे देख लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखिए समविभव पृष्ठ, ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सेल के बारे में आपको पढ़ना है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए मीटर सेतु, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखिए व्हीटस्टोन सेतु हो गया, मीटर सेतु हो गया, फिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इतना जो भी बच्चा पढ़ लेगा ना उसे यमराज का दादा भी नहीं फेल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको निकालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा हर साल रिपीटेड क्वेश्चन में आप इसे ले सकते हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। व्यतिकरण की शर्तें 3 नंबर में हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति यानी विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति। उसके बाद हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण यानी हर्ट्ज तथा लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ जो है प्रयोग किए, उस प्रयोग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल यानी परमाणु को जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया है उसके बारे में आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकों का आपस में टूटना एवं संलयन यानी जुड़ना, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए कुचालक तथा अर्धचालक, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुचालक तथा अर्धचालक, कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें बिजली प्रवाहित ना हो, और अर्धचालक यानी आधी बिजली, कुछ बिजली जाए या फिर आधी बिजली ना जाए, तो उसमें होता है अर्धचालक। फिर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यानी आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत का एक समीकरण निकाला, और उस समीकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद देखिए डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक संबंध दिया, उस संबंध को आपको जानना है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धचालक डायोड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फोटो डायोड, फिर सौर सेल, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
दोस्तों जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर इन टॉपिक को आप याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और पूरी किताब का निचोड़ है ये सभी 50 टॉपिक, ये पूरी किताब के निचोड़ हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 2024 में आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप भी बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 70 नंबर का ही पेपर होता है, तो आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए हो? तो 30 नंबर आपके स्कूल से आराम से मिल जाता है। बेचारे मास्टर लोग बहुत ही आसानी से आपको 30 नंबर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 70 में 70 नंबर पूरा करना चाहते हो, तो बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में 100 में से 95% लाने से एग्जामिनर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी है। लेकिन इतना पढ़ना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। दोस्तों अगर आप भी अब की बार 95% पार करना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप सिर्फ 50 से 60% लाना चाहते हो, तो आप अभी से निकल सकते हो। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे जिन्हें आप पढ़ लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक सीरियल वाइज बताएंगे। ऐसा नहीं पहले चैप्टर्स का बता दिया उसके बाद 10वें चैप्टर्स का बताने लगे, ऐसा नहीं है। आपको सीरियल वाइज सब चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह जनन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनन तैयार कर लेना है, फिर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनन चैप्टर से ये जरूर आता है हर साल। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए निषेचन की प्रक्रिया को आपको समझना है कि निषेचन क्या होता है। उसमें दोहरा निषेचन भी पूछा जा सकता है और युग्मक जनन, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निषेचन, दोहरा निषेचन। और देखिए निषेचन कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है। दोहरा निषेचन कैसे होता है, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए परागण हो गया। परागण में आपसे परपरागण भी पूछा जा सकता है और स्वपरागण, ठीक है। परागण और उसके प्रकार जो है परपरागण और स्वपरागण, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक है। तो इनको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका चित्र भी बनाने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है 5 नंबर इससे आपका आता है। अगर ये पेपर में आ गया तो 5 नंबर यहां से जरूर आपको मिलेंगे। इसमें क्या है, नर एवं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो इसके लिए इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी में आपका विरसल पूछा जा सकता है जो नर जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्र जनन एवं अनजनन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। क्या है, शुक्र जनन एवं अनजनन। अगर आप बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना, तो ले लो जल्दी, ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों उसके बाद अगला टॉपिक आता है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ये वाला अंतर आपसे जरूर पूछा जाता है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। उसके बाद आईवीएफ तकनीक यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हर बच्चा जानता होगा, क्या है, जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या
जिस तरह से बढ़ रही है तेजी से, उसे को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। उससे रिलेटेड एक और टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए जनसंख्या विस्फोट आपको तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, उसके बाद देखिए जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप। उसके बाद क्रॉसिंग कैसे की जाती है, इसको आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद मंगोली जड़ता, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है लिंग निर्धारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए लिंग संलग्न गुण, इसके बारे में आपको भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल का नियम, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आनुवंशिक कूट क्या होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आनुवंशिक कोड, ये दोनों चीजें अलग है, आनुवंशिक कूट अलग है और आनुवंशिक कोड अलग है। ठीक है, रिलेटेड एक ही दोनों। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अलग है। ठीक है, लोग समझते होंगे कि आनुवंशिक कोड किसी किताब में दिया होता है और किसी किताब में आनुवंशिक कोड, तो ऐसा नहीं है। आनुवंशिक कोड अलग चीज है और आनुवंशिक कोड अलग चीज है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल, ये आपको तैयार कर लेना। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एल्कोहल, यानी शराब वगैरह जो होते हैं ना, एल्कोहल, जिसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ड्रग। ड्रग क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। देखिए सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है एल्कोहल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ड्रग्स हो गया, फिर नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू वगैरह हो गए, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्मजात एवं उपार्जित रोग, जन्मजात यानी जन्म से जो रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेंगू, मलेरिया, टीबी और कैंसर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसानी से याद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेंगू बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव में फैल जाता है या फिर शहरों में ज्यादातर फैलता है। मलेरिया बुखार है और टीबी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैव उर्वरक बायोगैस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी। ठीक है, और पीसीआर प्रणाली, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एंजाइम क्या होता है, इसके प्रकार को आपको समझना है। विटामिन और विटामिन के प्रकार को समझना है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में आपको बबुआ अच्छे से पढ़ लेना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए टॉपर क्या होता है ना, टॉपर ऐसा नहीं कि आप बुक सिर्फ पढ़ते जा रहा, वो किसी भी विषय को जब उठाता है ना तो उसके जो सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक जो मेन टॉपिक होते हैं उनको क्या करता है, उनको एक हाईलाइट कर देता है। जैसे स्केल लेता है ना, जैसे आप इसको स्केल से जब देखेंगे इस तरह का स्केल नहीं, कोई
येलो कलर का स्केच आता है, इस तरीके से आप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉपर्स कर लेते हैं ताकि उन्हें जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए बीटी फसलें एवं बीटी कपास, ठीक है। किसी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, किसी क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बीटी फसलें क्या होती हैं और बीटी कपास, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग पूछा जाता है। और पुनर्योगज डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुनर्योगज डीएनए और सहोपकारिता और सहजीविता, इन दोनों तीनों को बिल्कुल भी ना छोड़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ आप कमेंट करोगे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलिए, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें बताई गई, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। स्टैनले मिलर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो उस प्रयोग के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। और जैव विविधता क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बाबू। 7, 6, 5 से नंबर में लगभग पूछा ही जाता है। और अनुलेखन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिग बैंग परिकल्पना, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और जीन विनिमय क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ लेना है। यौन आरंभ और सहलग्नता, ये जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हो, और इन्हें आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपकी जो बायोलॉजी है वो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। अगर आप भी 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो 100% गारंटी है कि अब की बार आपका 95 पार आने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में। बस इन टॉपिक यानी इन हेडिंग को आपको पढ़ लेना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र 40 से 50 टॉपिक आपको बताएंगे, उन्हें अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपका स्कूल से मिलेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपके पूरे होने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, आपको जो टॉपिक बताऊंगा उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। देखिए चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ठोस अवस्था तो हटा ही दिया गया है, ठीक है। तो मोललता और मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होता है और नॉर्मलता, इन तीनों के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोल अंश, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोल प्रभाज, इनको भी, इन दोनों को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन या फिर क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन या तो पूछेगा या फिर क्वथनांक में अवनमन, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ठीक है। ये हर साल देखने को मिलता है, प्रासरण और प्रासरण दाब, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सेट ले लो जिनमें ये सारे क्वेश्चन ना आए हो। पहला क्या है, राउल्ट का नियम, उसके बाद हेनरी का नियम, वांट हाफ गुणांक, इनको आपको तैयार करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ खोजना इधर उधर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, डीडीटी का उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाव, यानी डीडीटी का जो उपयोग होता है वह कैसा होता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बाबू, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एल्कोहल निर्माण की विधि, यानी एल्कोहल कैसे बनता है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ल्यूकास परीक्षण, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला फिनॉल के निर्माण की विधि, यानी फिनॉल कैसे बनता है और इसका गुण और इसका नामकरण, ये सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप तैयार कर लेना फिनॉल कैसे बनता है, उसके बनाने की विधि यानी तरीका आपको मालूम होना चाहिए, फिर गुण यानी उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, और नामकरण यानी उसका IUPAC नाम कैसे होता है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से है ईथर के निर्माण की विधि, यानी ईथर बनाने का तरीका आपको पता कर लेना है, फिर गुण यानी उसमें क्या क्या विशेषता क्वालिटी क्या है और उसका IUPAC नामकरण, ये सब चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 नंबर यहां से बाबू आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिनॉल से और ईथर से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इनका नामकरण यानी IUPAC नेम भी आपको देख लेना है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमीन के निर्माण की विधि, यानी यमीन कैसे बनाया जाता है, इसके तरीके को आपको जान लेना है, विधि माने होता तरीका, ठीक है। उसके बाद देखिए यमीन के गुण को आपको पढ़ लेना है, फिर यमीन की पहचान कैसी की जाती है, यानी किस चीज को देखकर हम पहचानेंगे कि ये यमीन है, इस सब चीजें आपको बाबू एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसको आप नोट डाउन करिए, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तथा इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, फिर इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र वगैरह सब कुछ आपको पता होने चाहिए। यम फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जुड़वा भाई है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है ये रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, टॉलेन अभिकर्मक। उसके बाद है फार्मिक अम्ल, फेहलिंग विलयन, स्मिथ अभिक्रिया। तो टॉलेन अभिकर्मक इसको आपको तैयार कर लेना है, फार्मिक अम्ल और फेहलिंग विलयन और स्मिथ अभिक्रिया, ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किसी भी सेट के पेपर को आप उठाकर देखेंगे उसमें जरूर से जरूर ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, क्या है, प्रोटीन संरचना, यानी प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ लेना है, प्रोटीन की संरचना एवं प्रोटीन का क्या कार्य होता है, इसका क्या काम होता है प्रोटीन का, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद देखिए विटामिन,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन यौम वर्गीकरण, यानी विटामिन क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, B11, B12 इस तरह के विटामिन होती है। तो सबके बारे में आपको पढ़ लेना, एक बार आप पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएंगे। ये सब टॉपिक आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो, विटामिन, प्रोटीन, ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो भी बंदा पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर उसे डीएनए और आरएनए नहीं पता तो समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखिए डीएनए एवं आरएनए में अंतर आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है डीएनए एवं आरएनए में अंतर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जिस तरह से प्रोटीन होता है उसी तरह से एंजाइम भी एक पदार्थ होता है, ये भी शरीर को मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, सेल्यूलोज, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्यूलोज, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये सब चीजें आती हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं, ठीक है। अब बचता क्या है, रिएक्शन, दो तरीके के रिएक्शन आपके बच जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से रिएक्शन भी पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन होंगे। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन में आपको सबसे पहले उर्टज अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ऐसे कई सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा उर्टज अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। अब दो टॉपिक आपके बचते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिकों को हम इतने सरल तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें हमने बताई हैं, अगर कोई गधे से भी गधा लड़का उसे पढ़ लेता है तो एग्जामिनर का दादा भी उसे नहीं फेल करेगा, और इसकी 1000% नहीं बल्कि 10,000% गारंटी है कि जो भी बच्चा इस चीजों को पढ़कर जाएगा जो मैंने बताया है, तो वो केमिस्ट्री में कभी नहीं फेल हो सकता, और अगर मेहनत करेगा तो 95% लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।